अच्छा तो करोड़े ये सिंह सब जी, महत्व। क्योंकि एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ जुलाई चार्टर को लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुमत मिल गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तारिक रहमान ने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें वो अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने की बात करते हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और प्रशासनिक सुधार के लिए न्यायपालिका को मजबूत करने की बात करते हैं, चुनाव आयोग को मजबूत करने की बात करते हैं। तो क्या जो प्रस्ताव जुलाई चार्टर के तहत लाया गया लोगों ने उसे स्वीकार किया है और उसके साथ ही तारिक रहमान भी क्या उसी दिशा में अब आगे बढ़ेंगे और एक संवैधानिक संस्था वहाँ पर और बेहतर होगी, जो अराजकता का माहौल बांग्लादेश में देखा जाता है वो अब थमेगा? देखिए वंदना, जिस तरीके से जुलाई चार्टर बना था और बनने के बाद में अक्टूबर में ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस पर सिग्नेचर कर दिए थे, सहमति जता दी थी। कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने उस पर सहमति नहीं जताई थी। तो रेफरेंडम में तो ये निश्चित था कि रेफरेंडम में जुलाई चार्टर अप्रूव हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि सब राजनीतिक दल सहमत थे। जमात भी उसमें उसमें सहमत थी, बीएनपी भी थी और पार्टियां भी, जो सिटीजन्स पार्टी है वो भी सहमत थी और बहुत से दल सहमत थे, लगभग 25 दल थे वो सहमत थे। मैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि बांग्लादेश, जो बंगाली संस्कृति है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक संस्कृति है, वो धार्मिक दृष्टि से फंडामेंटलिस्ट नहीं है और जो बहुत ही समझ वाली संस्कृति है। उस संस्कृति में जमात को इतना बहुमत आना ही मेरे लिए आश्चर्य की बात है क्योंकि बंगला संस्कृति है वो इस तरह की नहीं है, धार्मिक उन्माद वाली संस्कृति नहीं है। तो उस रूप में, लेकिन अब जो बीएनपी को बहुमत मिला है वो आपने भी अभी अपनी रिपोर्ट में बताया 3/4 के करीब है। तो जितना बड़ा बहुमत मिलता है जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिवर्तन है, सुधार है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना था, यूनुस ने बहुत से कमीशन बनाए थे, उनका फिर एक कंसेंसस कमीशन बनाया था, बहुत सी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है राजनीतिक सुधारों की, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है जो पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना है, तो उसमें अप्रूव कराने में दिक्कत नहीं होगी। एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी, क्योंकि अपने यहाँ जैसे राज्यसभा लोकसभा है वहां उस तरह का राज्यसभा का तरह का कोई नहीं था, तो उस तरह का बनाना है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेन समस्या आएगी वो दो समस्याएं आएंगी। एक तो आर्थिक सुधारों को, आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश को कैसे संभाला जाए, दूसरी जो समस्या आएगी सामाजिक सौहार्द को, क्योंकि जमाते इस्लामी को जिस तरह के एनकरेजमेंट मिला है वो पूरे वो जो दाग थे पाकिस्तानी सेनाओं के साथ 71 में मिलकर जो दमन किया था बांग्लादेशियों का ही, जमाते इस्लामी भी दमन का एक सहभागी था, तो उस दाग को धो लिया तो वो कितनी अव्यवस्था फैलाएगी। और तीसरा जो चुनौती होगी वो भारत जैसे देश के साथ संबंध कैसे सामान्य बनाएं। मुझे लगता है कि तारिक रहमान इन सब तीनों ही मोर्चों पे कामयाब होंगे। बहुमत तो है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीएनपी के नेतृत्व में बांग्लादेश एक सही दिशा में जाएगा, आर्थिक दृष्टि से प्रगति करेगा और भारत भी सहयोग करेगा। मुझे नहीं लगता कि भारत सहयोग नहीं करेगा क्योंकि भारत की एक प्रोनाउंस्ड पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, और नेबरहुड फर्स्ट में है भारत अपने सभी छोटे पड़ोसियों के साथ एक बड़े भाई का संबंध रखना चाहता है। बड़े भाई का अर्थ बिग ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर कहूंगा मैं। तो उस तरह का भारत रिश्ता चाहता है, तो भारत का भी दृष्टिकोण यही होगा। हाँ देखिए, भारत और बांग्लादेश में पिछले 1.5 साल से कुछ मुद्दे ऐसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिनको मुद्दों को सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है तारिक रहमान इस दिशा में सफल रहेंगे और भारत भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनसे संबंध सुधारने में या संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे अमेरिका के एम्बेसडर ने बधाई दे दी है, दूसरे देशों के लोग भी बधाई देने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में एक स्थायित्व की स्थिति बनेगी। आर्थिक दृष्टि से जिस दिशा में बांग्लादेश जा रहा था उसमें पुनः स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ मैं उज्जवल भविष्य बांग्लादेश का देखता हूँ। हाँ, चुनौतियां जरूर हैं,
और बंगाली संस्कृति जिस तरह की है, वो किसी भी धार्मिक उन्माद की तरफ जाने से रोकेगी। ठीक है। अगर जमाते इस्लामी प्रयास भी करेगी तो बड़ा मुश्किल है, सामाजिक सौहार्द भी बनाने में सफल रहेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल और इसके साथ ही हम क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की भी बात करें तो भारत की सबसे बड़ी चिंता मोहम्मद अली शाह जो बॉर्डर सिक्योरिटी है और इसके साथ ही टेररिज्म है, क्योंकि अतीत में भी बीएनपी सरकारों पर आरोप लगते रहे कि भारत विरोधी जो उग्रवादी है उनको शरण दी गई। अब आपको लगता है कि खालिदा जिया में और तारिक रहमान में बहुत फ़र्क है और उनकी विचारधारा में फ़र्क है, उनकी नीतियों में फ़र्क हो सकता है और भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने में ही क्योंकि समझते हैं तारिक रहमान की भलाई है इसलिए वो सराहना भी करते हैं भारत की, तो आपको लगता है कि जो रिश्तों में कड़वाहट आई है उसको दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे? वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा है। देखिए, 2020 में पैंडेमिक से पहले मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। जनवरी में मैं खुद स्वयं बांग्लादेश गया था उनके न्योते पे एक टेडेक्स टॉक देने के लिए वहां से। और मैंने देखा कि जो सरहद पे बॉर्डर पे बीएसएफ जो है हमारी बहुत अव्वल दर्जे का बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। कि मैं बाय रोड गया था, बाय रोड मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, तो मैंने देखा कि और बांग्लादेश के जो रेंजर्स थे उस तरफ को भी वो भी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कैटल स्मगलिंग या कई बार घुसपैठियाँ ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि बॉर्डर भी पोरस टाइप भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अभी मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी वहां पर हमने बहुत से जुल्म देखे, बहुत सी हिंसा देखी, तितर बितर सरकार हो गई थी वहां पे। लोगों में, आवाम जनता में बहुत ही मेला मचा हुआ था। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर रही नहीं थी। अब थोड़ा शायद स्ट्रक्चर में आए। अब बात करते हैं इनकी माताश्री, इनकी जो वालदा थी खालिदा जिया, और इनके बीच में जो फर्क मैं देख रहा हूँ। खालिदा जिया बेसिकली क्या था, वो एक होम मेकर थी, हाउस वाइफ थी, जो बाद में पॉलिटिक्स में आई और वे प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की। जी हाँ, और देखिए बहुत ज़्यादा फर्क होता है क्योंकि वो शुरुआत से तो पॉलिटिक्स, खालिदा जिया पॉलिटिक्स में नहीं रही थी। वो एक हाउस वाइफ, बाद में क्योंकि उनकी शादी वो हो रखी थी, मिलिट्री अफसर थे उनके हस्बैंड, जो बाद में एक वो जो रेसिपिएंट है बी उत्तम की रेसिपिएंट है और जो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश भी बने उनके हस्बैंड जिया और रहमान। अब आप देखिए फर्क तो मैं देख रहा हूं क्योंकि यंगर जनरेशन जो है इनकी वो मेच्योरिटी तो होगी कि अगर हिंदुस्तान के साथ बना के रखना है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के लिए क्या नहीं करा, सब कुछ किया है। हमने बांग्लादेश के लिए उनको लिबरेट कराया, जितने भी बांग्लादेश का निर्भर है हमारे ऊपर कई सारी चीजों पे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को बहुत दुख हुआ था और ताजुब हुआ था कि मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुस्तान की तरफ देख नहीं रही थी, वो पाकिस्तान के बहकावे में, उनके बुरी संगति में आ गई थी, मैं ये कहूंगा। और अब देखिए मैं हालात सुधरता हुआ देख रहा हूं। और अगर रहमान साहब का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो BAF शाहीन कॉलेज ढाका के अंदर यहाँ पर थोड़ा उनकी एजुकेशन हुई। हालांकि इनके लिंक्स भी हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से। बांग्लादेश के अंदर किसके लिंक्स नहीं है पाकिस्तान से? हर एक के लिंक्स होंगे पाकिस्तान से। लेकिन अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं कि हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ वो सुधरेंगे। और जो देखिए, और जो लॉ डिपार्टमेंट है ढाका की, 1985 से 86 एकेडमिक ईयर में इन्होंने डिपार्टमेंट में एनरोल करके काफ़ी इसमें तब्दीली भी आई थी। और देखिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की तो इनको मुझे लगता है कि थोड़ा मेच्योरिटी तो होगी और फर्क तो होगा इनकी मदर के साथ। क्योंकि देखिए जो अब आप देखिए 1965 में इनकी पैदाइश, लेकिन इनके कार्ड के अंदर 1968 की पैदाइश बताता है, जिसकी भी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब आप देखिए जो जिस खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं वो मंडल्स यानी कि बागबारी गढ़वाली बोगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और ये बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है वैसे बांग्लादेश की। अब आप देखिए इनके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इतनी समझ तो मैं मानता हूं कि सूझबूझ होंगी। जो इनकी जो जुबैदा रहमान इनकी जो स्पाउस है 1994 से लेके अब आप देखिए तो वो कुछ समझ तो देंगी कम से कम। और जितने भी इनके चाहे इनके भाई हो गए अराफत रहमान साहब या महबूब अली खान जो इनके फादर इन लॉ हैं, और इरीन खान जो इनकी कजन है, तो इन सब ये समझ तो देंगे कम से कम। तो बेसिकली मैं देख रहा हूं कि हाँ, आने वाला कल
अच्छा ही होगा जी। ठीक है। अच्छा, सोहेल काज़मी जी, अवामी लीग के साथ तो भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और शेख हसीना अभी भी भारत में है, लेकिन बीते कुछ दिन से, यानी जब से अंतरिम सरकार बनी है, मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली, उस दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का इन्फ्लुएंस देखा गया और जो नज़दीकियाँ बढ़ी, वो भारत के लिए एक मुश्किल और चिंता का सबब बनी है। आपको लगता है कि तारिक रहमान मोहम्मद यूनुस की तरह आगे काम करेंगे या उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, या फिर उनकी अपनी जो नीतियां हैं, बांग्लादेश फर्स्ट की वो बात करते हैं और भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान और चीन के इन्फ्लुएंस से बचेंगे? बिल्कुल आप ठीक कहती है वंदना जी। बदलता हुआ दुनिया का सिनेरियो, बदलता हुआ हिंदुस्तान, बदलता हुआ बांग्लादेश और बदलता हुआ नेता ही आगे की रणनीति पे सफल होता है जो वक्त के साथ चलता है। खालिदा जिया जी का वक्त क्या था, तब चैलेंजेस अलग थे। आज का वक्त अलग है और एक जवान आदमी आपके सामने प्रधानमंत्री बन रहा है और चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी मुल्क ये सोचे कि वो मेजॉरिटी का मुल्क है और वो रेडिकलाइज करके उस मजहब के आधार पे मुल्क को चलाना की कोशिश करेगा, तो वो चलने वाला नहीं है। आज लोग जो हैं, खासकर नौजवान तबका जो है किसी भी मुल्क में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस मुल्क की सियासत में, उस मुल्क की पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में। हर ज्यादातर लोग अमन को पसंद करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को पसंद करते हैं और बांग्लादेश भी उनमें से एक है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए नया डिस्पेंसेशन जो है वो उन मुल्कों के साथ अच्छे साजगार माहौल में अपने रिश्ते संवारेगा, बनाएगा और आगे चलेगा, जो वक्त की डिमांड है और जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच से जो मुल्क चलना चाहिए। तो मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और अच्छा हुक्मरान हमेशा उन सब चीजों को उनका ध्यान रखता है जो आपने इंट्रो में ही अपने बता दिया कि भैया ये चीजें होंगी बांग्लादेश के साथ, औरतों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, औरतों को कैसा भागीदार बनाया जाएगा, नौजवानों के हितों की क्या बात होगी, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ किस तरह के साजगार माहौल रहेंगे। और अच्छे मुल्कों के साथ जितने अच्छे साजगार माहौल रहे वही मुल्क आगे बढ़ता है। और वो करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट टू स्ट्रेट जो तरीकाकार है व्यापार के तहीं, एजुकेशन के तहीं, बाकी चीजों के तहीं, जिन साजगार माहौलों में एक दूसरे से बेहतरी से आगे बढ़े, उसकी तरफ जो फोकस प्राइम मिनिस्टर करेगा वही आगे चलेगा और वही मुल्क आगे बढ़ेगा। ये आपको पूरी दुनिया ने बता दिया। बिल्कुल प्रशांत कुमार जी, क्योंकि आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं जो बांग्लादेश में भी स्थितियां हैं, सबसे पहले कौन कौन से इश्यूज हैं जिसे ओवरकम करने की जरूरत है और सबसे पहले कौन से बुनियादी कदम उठाने वाले हैं तारिक रहमान? यस, ये तो सेवरल इश्यूज है इंदर में। फर्स्ट इशू का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, आप जानता हो तो बांग्लादेश में लॉ ऑर्डर सिचुएशन का आफ्टर 2024 सम वैंडलाइजेशन आता हो, सम पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्राइसिस आता हो, ये तो देखता हो भैया। अवामी लीग के लिए वन काइंड ऑफ वैक्यूम पॉलिटिक्स आता हो, अवामी लीग का नेता कर्मी आता हो, डिफरेंट तरीका को नेताकुल में आता हो, ये लॉर्ड एंड सिचुएशन का ठीक करने या फर्स्ट चॉइस है। द सेकंड चॉइस है, आप तो बोलता हो द इंटरनेशनल रिलेशन का आपका क्या डायमीटर आता। ये तो जनता हो तो बांग्लादेश का इंडिया के लिए ये तो रिलेशन बहुत पुरानी दोस्तों का अंदर आता। तो ये रिलेशन के द प्रेजेंट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के लिए ये तो सम वोलेटाइल एंड हॉस्टाइल सिचुएशन अंदर आता हो। तो ये तो फर्स्ट एजेंडा आता हो ये कि भारत के लिए आपके आवर फॉरेन पॉलिसी ठीक करने के लिए ये तो पॉजिटिव होता हो नेगेटिव हो, ये तो फर्स्ट यूर मैंडेट आता हो। द थर्ड वन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंदर आता हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप तो जनता हो तो द्रव्य मूल्य का परिस्थिति अंदर है, ये वेरी वेरी हाई रेंज एंड वेरी वेरी आउट ऑफ रीच ऑफ द साधारण जनगण के लिए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर का द्रव्य मूल्य का नियंत्रण का अंदर आता हो। द थर्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग ऐसा का ह्यूमन राइट्स का नारी का अधिकार, आप तो जानता हो बांग्लादेश में महिला को वेरी इंपॉर्टेंटली दे हैव एन सब्स्टिकेटेड रूल ह्यूमन राइट्स के अंदर कहने के लिए। एंड द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइनॉरिटी के लिए। आप तो माइनॉरिटी का विश्वास, माइनॉरिटी का धर्म का चर्चा एंड एवरीथिंग, आप माइनॉरिटी के लिए मेरा एजेंडा नहीं करता है तो आप तो गवर्नमेंट का तो संकट का रहता है। तो तारिक रहमान के लिए ये तो बढ़िया चैलेंज था। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आप तो देखता हो तारिक रहमान गवर्नमेंट इन्फॉर्म करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है, ये तो वेरी
सिंपल डिस्टेंस के लिए रुझान कैसे शुरू होता है। तो ये ठीक है। तो अच्छा, बांग्लादेश हमने तो चर्चा इतिहास कर है। ली किन किन चुनौतियों का सामना इस वक्त करना पड़ेगा तारिक रहमान को शुरुआत में, लेकिन मोहम्मद अली शाह, क्या आपको लगता है कि बीएनपी का यहाँ धमाकेदार जीत होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, उसके मंसूबों पर पानी फिर गया? क्योंकि हम कल भी जब चर्चा कर रहे थे तो पाकिस्तान के जो पत्रकार थे वो जमात इस्लामी की तरफ अपना रुख दिखा रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि जो बीएनपी है उसका झुकाव भारत की तरफ है, यानी पाकिस्तान जो मंसूबे पाल रहा था यहाँ पर मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर, उसे एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल आपने सही बात करी है, बिल्कुल पाकिस्तान को झटका तो लगा होगा। हालांकि उन्होंने भाप ली होगी सिचुएशन, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये, ऐसा भी नहीं कि एक दो वोट से बस जीते हैं, ये भाई बहुत ही ऑब्वियस था। बल्कि तो पाकिस्तान का जो रुख था वो था जमात इस्लामी का रुख था पाकिस्तान की तरफ को। और जहां पर बीएनपी का होना, तो जी हाँ, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रो इंडिया के फैसले लेंगे, बहुत ही मतलब। हालांकि हाँ, ऑफ कोर्स नथिंग लाइक शेख हसीना की पार्टी, वो तो बिल्कुल अवामी लीग तो बहुत ही अच्छी रहती, लेकिन क्योंकि वो अभी थी नहीं इलेक्शंस के अंदर, तो बीएनपी को मैं बोल रहा हूँ कि जी हाँ, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। और पाकिस्तान का, इसको कहते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगे, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये एक ब्लो होगा। और पाकिस्तान जहां पर भी अपनी नाक चुबाएगा, उसको वहां पर एक झापड़ ही मिलेगा वहां पर। चाहे वो बोले कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बुलाया और 2 घंटे बात करी, ये करा वो करा, भाई पाकिस्तान को अल्टीमेटली जहां पे भी जाए, अल्टीमेटली क्योंकि बेइज्जती ही मिलेगी, अल्टीमेटली क्योंकि वो सूझबूझ से, डिप्लोमेटिक रिलेशन से, वो जिस तरीके से वहां पे मिलिट्री वहां पे राज करती है, पॉलिटिकल पार्टी वहां पे है ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बस नाम के लिए है। अल्टीमेटली इट्स द मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर भी मिलिट्री कू हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कू बहुत हो चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, और देखिए अभी रमजान का महीना आने वाला है, रोजे शुरू होने वाले हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रोजे रखने से पहले एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं, प्रॉपर गवर्नमेंट, और एक स्टेबिलिटी आए बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर सख्त जरूरत है स्टेबिलिटी की। जी वंदना जी। बिल्कुल करोड़ सिंह जी, लेकिन ये स्थिरता कैसे आएगी? हालांकि अभी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाती हुई बीएनपी नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लंबे समय से इतिहास रहा है बांग्लादेश का, बार बार जो अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है, उसे स्थिर करने में एक बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी भी बीएनपी के सामने है? देखिए वंदना, आप राजनीतिक स्थायित्व की बात कर रहे हैं, वो इसलिए होता है, जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा था, बांग्ला जो संस्कृति है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक जागरूकता की और समझ की संस्कृति है। और जन सामान्य की जो समस्याएं होती हैं उनको पूरा दूर करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है बांग्लादेश जैसे देश के पास। तो एक अस्थायित्व होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अस्थायित्व का अर्थ ये नहीं है कि वो हिंसक हो, क्योंकि अस्थायित्व से सत्ता परिवर्तन होता है, सुधार होता है, आंदोलन चलते हैं, ये सब जागरूकता के लक्षण है, ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक हैं। लेकिन अब जिस तरह की सरकार आई है और भारत और बांग्लादेश के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दृष्टि से जितनी नजदीकियां हैं, बांग्लादेश की किसी भी देश के साथ इस तरह की नजदीकियां नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ जो ऐतिहासिक रिश्ता है वो दमन और शोषण का रिश्ता है, तो पाकिस्तान के नजदीक किसी भी रूप में सरकार नहीं जा सकती। चीन के साथ निश्चित रूप से प्रयास करेगी कि आर्थिक विकास में चीन की कुछ मदद ली जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के जो सामरिक और सुरक्षा संबंधी सरोकार हैं उनके प्रति संवेदनशील रहेगी बांग्लादेश की सरकार। तो भारत के जिस तरह की आर्थिक मदद मिलेगी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के साथ, क्योंकि भारत और बांग्लादेश में परस्पर निर्भरता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश पूरी तरह भारत पे निर्भर है, उससे क्या कि कई बार हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग और हमारे मीडिया वाले स्टेटमेंट देते हैं कि बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र कराया, अनग्रेटफुल हो गया बांग्लादेश, जब थोड़ा रिश्तों में खटास आता है तो उस तरीके से वो ऑफेंडेड फील करते हैं। बांग्लादेश का जो राष्ट्रवादी सेंटिमेंट है वो हर्ट फील करता है।
तो हमारे यहाँ के मीडिया चैनल को, नेताओं को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करें। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है। भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक निर्भरता है। बांग्लादेश भारत के सरोकारों को समझेगा और मुझे लगता है कि जो समस्याएं हैं उनसे समाधान की तरफ बढ़ेगा। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, और जो जमाते इस्लामी जिस रूप में सत्ता में आया है, तो 2 बेगमों के शासन से अब 2 रहमानों के शासन व्यवस्था की तरफ जाए। और जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें अपोजिशन और रूलिंग दोनों पार्टियां होती हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से कुछ तनाव तो रहेगा, क्योंकि जमाते इस्लामी ये भी प्रयास करेगी कि पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान को यहाँ रणनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश के मामलों में कुछ स्पेस दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तारिक रहमान या उनका दल है वो पाकिस्तान को उस तरह का स्पेस देगा जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए, या चीन को इस तरह का कोई स्पेस देगा जो भारत के हितों को नुकसान हो। जहां लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, वो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो रोहिंग्या हैं उनके बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है तारिक रहमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करेगा और बातचीत करेगा कि उस समस्या का किसी न किसी रूप में समाधान किया जाए।